जो विकसित देश हैं उनकी मीडिया कहती है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है इट हैज़ स्लिड डाउन और यहाँ पर एक अनडिक्लेयर्ड ऑटोक्रेसी है। ये बात कुछ हद तक मैं मान सकता हूँ, इसमें कहीं कोई खास ऑब्जेक्शन मुझे नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया को सरकार के खिलाफ होना चाहिए। 3 आर्गूमेंट्स हैं। कुछ मीडिया है जो सरकार के बहुत फेवर में रहता है, जिसको आजकल हम गोदी मीडिया कहते हैं। एक मीडिया ऐसा भी होता है जो हमेशा सरकार के खिलाफ रहता है, जिसको पता नहीं क्या नाम उसका होगा, लेकिन वो भी हमारे देश में दिखता ही है। मैं क्योंकि जर्नलिज्म का बहुत सीरियस स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, हालांकि मैंने मास्टर्स किया उसमें, मेरी अपनी थॉट ये है कि एक मीडिया को पेरेंट की तरह होना चाहिए। जैसे मैं अपने बच्चे को जब वो अच्छा करता है मैं उसको शाबाशी देता हूँ, जब गलत करता है डांटता भी हूँ, समझाता भी हूँ। मेरी राय में मीडिया को ऐसा होना चाहिए कि सही बात है तारीफ करो, गलत है तो डांटो। वैसा मीडिया हमारे देश में कम है, ये बात सही है। अब वो क्यों कम है, अब मैं उन आरोपों पर जाऊँ तो हो सकता है कि सरकार का दबाव रहता हो। ये भी हो सकता है कि देखिए दबाव मुझ पर तभी आएगा जब मैं दबाव लेना चाह रहा हूँ, ये भी सही बात होनी चाहिए ना। तो अगर कोई मीडिया हाउस लालच से भरा हुआ है, उसको लगता है कि सरकार से थोड़ा साथ मिल जाए, कुछ फ्लैट्स मिल जाएं, कुछ ज़मीनें मिल जाएं पत्रकारों के नाम पर, तो फिर वो जोड़ तोड़ ज़्यादा करता है। लेकिन पत्रकार बैल बन के सींग लेके सरकार के खिलाफ ही हमेशा चलता रहे, मुझे तो वो भी ठीक नहीं लगता है। भाई अच्छा काम है, तारीफ करनी चाहिए। अब इस सरकार ने कुछ शानदार काम किया, क्यों ना तारीफ करें उसकी। आर्टिकल 370 हटाना किसी दूसरे सरकार के बूते की बात नहीं थी, सीधी सी बात है। इन्होंने हटाया तो अच्छी बात है, तो मैं तो खुल के समर्थन करता हूँ इस बात का। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है कि इस बार लाएंगे, हालांकि वो हो ही गया ऑलमोस्ट लाना स्टेट वाइज। हाँ, जैसे 370 का हटना एक सिंबॉलिक मामला था, क्योंकि 370 दरअसल पहले ही हटा हुआ था। वो सब चीज़ें ग्रेजुअली हट चुकी थी। एक सिंबॉलिज्म था कि 370 हट गया, पर तब भी वो मेजर बड़ा 3 तलाक ये। हाँ। अब 3 तलाक वाला फैसला आ चुका है। कल ही एक फैसला, वो जो शाहबानो फैसला था, फिर से नया फैसला आ गया है। सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत, न्यू क्रिमिनल लॉज तो है ही, लेकिन सीआरपीसी जो पुराना था उसमें भी सेक्शन 125 के तहत मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। कल सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने फैसला फिर से दे दिया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जितना हम कहते हैं कि होना चाहिए, 8-10 सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है, आ चुका है, पहले ही आ चुका है। और अभी की बात नहीं है, पिछले कई सालों से आ रहा है लगातार। तो ठीक है, शायद ये सरकार लाएगी तो लाना चाहिए। तो जो काम अच्छे कर रहे हैं हम क्यों ना उनकी तारीफ करें, और कुछ काम गलत है तो उसका क्यों ना विरोध करें। नीट में गड़बड़ है तो विरोध होना ही चाहिए। और मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि जर्नलिज्म जितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए उतना हमारे देश में नज़र नहीं आता है। अब उसमें मीडिया के लोगों के अपने लालच ज़्यादा जिम्मेदार हैं या सरकार का दबाव है, ये तो वही बता पाएंगे जो उस सेक्टर में है। आप पोस्ट इमरजेंसी जनरेशन के हैं जी। आपके पेरेंट्स जानते हैं उस दौर को। मैं जानता हूँ, एकेडमिकली मैंने पढ़ा है। हाँ, जी। मतलब आप उन लोगों से मिले होंगे। उतना दबाव भी नहीं है, ये बात सही है। अगर आप कंपैरिजन करना चाह रही हैं नहीं, इन द सेंस व्हाट आई वांट टू से इज कि एक दौर वो भी था जी। आपके जनरेशन बीच के दौर पे है और अब एक दौर है। तो आई थिंक आई डोंट नो वेदर इट इज़ एन इंडियन सिस्टम, इंडियन मेंटालिटी, या फिर विश्व में भी वो मेंटालिटी है कि हम एक जो बुरा वक्त होता है उसको हम भूल जाते हैं, हम याद नहीं रखना चाहते। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है कि हम वो याद नहीं रखना चाहते। यहाँ तक कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था, कुछ ही साल बाद उन्हीं लोगों ने उन्हें वापस वोट करके वो वापस ले आए थे। तो मेमोरी शॉर्ट रहती है बुरे वक्त का। इज़ इट देयर इवन नाउ इन द सेंस कि अगर फ्रीडम्स हमारी कर्ब हुई हैं भारत में, अगर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो कह रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, सिर्फ मीडिया नहीं, मैं ऑल सेक्शंस के लिए कह रही हूँ, अगर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है तो ऐसा क्यों हुआ कि डिस्पाइट ऑल दैट बीजेपी जो है या एनडीए फिर से जीत गई? उसका मतलब है हैव पीपल फॉरगॉटन द थिंग, फॉरगिवन मोदी, या फिर चेक्स एंड बैलेंसेस चाहती हैं इसलिए ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करती है? क्या है, आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं? इसमें 3-4 सवाल हैं, मैं सबका जवाब देता हूँ। कुछ प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपोजिशन को मीडिया की तरफ से वेलकम किया। नेहरू जी इस मामले में मेरी फर्स्ट चॉइस होंगे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे उसमें एक आर्टिकल 361 है
अगर मैं ठीक याद करूँ 361A एक आर्टिकल है जो जानबूझ के संविधान में डाला गया था ताकि मीडिया की फ्रीडम सुनिश्चित हो सके, जो इंदिरा गांधी ने बाद में शायद हटा भी दिया था। उस समय बाल ठाकरे कार्टूनिस्ट हुआ करते थे। 1960s की बात शायद ये है, अर्ली 60s की। मैंने सुना है ये सब क्योंकि मैं उस समय था नहीं। और वो कार्टून्स नेहरू जी खूब बनाते थे। मैंने सुना है कि नेहरू जी ने एक बार उनको बुला के उनकी तारीफ की कि आप बड़ा अच्छा कार्टून बनाते हैं और ऐसे ही दबाव बना के रखिए। मेरी राय में हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट को इतना ओपन होना चाहिए अपने क्रिटिसिज्म को लेकर। इंदिरा गांधी जब पीएम बनी, स्पेशली इमरजेंसी के दौर में, मेरे ख्याल से फ्रीडम जितनी कम हो सकती है उतनी कम उस समय थी, क्योंकि सीधे अरेस्ट हो जाना, 19 महीने जेल में रहना। सब बड़े नेता जो बाद में बने वो सब जेल से निकले थे। वो सबसे ख़राब वक्त रहा होगा, क्योंकि मैं तो उस समय 2 साल का था तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ख़राब वक्त रहा होगा। जब इंदिरा गांधी पावर से हटी, 77 के शुरुआत में इलेक्शंस हुए, वो हटी। अगर उस समय सरकार मजबूत होती तो मेरे ख्याल से 5 साल तक उनका स्कोप ना बनता। पर जो उस समय हुआ, चौधरी चरण सिंह एक तरफ थे, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे और जगजीवन राम जी भी थे। और जब मोरारजी देसाई को लेकर असहमतियां बढ़ीं और टसल्स हुए, कहते हैं कि इंदिरा जी ने चरण सिंह जी को कुछ वायदे किए थे जो बाद में तोड़ दिए, लोकसभा में समर्थन नहीं दिया, तो सरकार गिरा दी उन्होंने। लेकिन जनता 3 साल में भूल गई, इतना सिंपल नहीं है। एक तो भारतीय जनता भूलती जल्दी, सही बात है, ये हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग इमोशनल हैं, हमारी डेमोक्रेटिक रैशनल चॉइसेस पे कम है, इमोशनल पे ज़्यादा है। और भारत का एक स्वभाव है, भारत के लोग माफ़ कर देते हैं बहुत जल्दी। ये स्वभाव हर जगह नहीं होता, भारत में है, ठीक ठाक है। मैंने हज़ारों बार देखा है, आप कितना भी बुरा यहाँ कर लें, एक बार दिल से माफ़ी मांग लीजिए, समाज आपको माफ़ कर देता है। पेरेंट्स भी माफ़ कर देते हैं, बहुत जल्दी माफ़ करते हैं। ये हर जगह नहीं होता है, ये यूनिक बात है हमारे देश की। 1977 में बिहार में बेलछी में कांड हुआ, वहाँ कुछ दलित लोगों को जिंदा जलाया गया। बाढ़ आई हुई थी, इंदिरा गांधी विपक्ष में थी उस समय। उन्होंने जिद की कि मैं वहाँ जाऊँगी। इतनी बाढ़ थी कि जाने का रास्ता ही नहीं था। वो हाथी पर बैठ के उस गाँव में पहुँची, अखबारों ने वो उनकी फ़ोटो छापी। कहते कि वहाँ से वो पब्लिक से जो टच था फिर से कनेक्ट होना शुरू हुआ, और उन्होंने 2 साल तक बड़ी मेहनत की, विश्वास को बहाल किया। और क्योंकि जनता पार्टी ट्रस्ट गंवा चुकी थी, सरकार चला ही नहीं पा रहे थे, तो जनता ने भारी बहुमत से उनको वापस बुलाया, क्योंकि जनता को लगा कि इन्होंने अपनी गलती मान ली है, अब ठीक हो जाएंगी, गलती की एक सज़ा मिली गई है, ये लोग भी संभाल नहीं पा रहे हैं। तो जनता ने वापस उनको पावर दे दी, और ठीक बहुमत के साथ पावर दी। अगर हम लोग इमोशनल ना होते तो ऐसा क्यों होता कि नेहरू जी और इंदिरा गांधी इतनी मेहनत के बाद भी उतनी सीटें कभी नहीं जीत पाए जितनी 1984 में राजीव गांधी ने जीत ली। 414 सीटें लोकसभा में, 411 + 3 बाद में। इस देश में लोकसभा का सबसे बड़ा बहुमत उस साल आया जब एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई और उनका बेटा पीएम का उम्मीदवार बना, विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि देश इमोशनल देश है। तो राजीव गांधी को इतना बहुमत मिलना ये साबित करता है कि हमारे देश के लोग इमोशंस और पॉलिटिक्स को जोड़ते हैं आपस में, जो कि स्वभाव है, उसको बदल भी नहीं सकते हम, ठीक है। तो रही बात अभी की सरकार की, मेरा ख्याल है कि मीडिया उतना पराधीन अभी नहीं है जितना इमरजेंसी में था, उतना आज़ाद नहीं है जितना नेहरू जी के समय में था। बीच की स्थिति है, इससे ज़्यादा आज़ाद होना चाहिए। और मीडिया छोटा था नेहरू के टाइम, बड़ा है, है। अब सोशल मीडिया भी है, इसलिए आप देखेंगे कि सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव रहता है। हाँ। जो बिग मीडिया है कम एक्टिव रहता है। मेरे ख्याल से कई दबाव रहते होंगे, सोशल मीडिया पे उतना दबाव काम नहीं करते हैं, शायद इसलिए वहाँ ऐसा दिखता है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात आप कह रही कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी जब भारत में लगी उसके बाद संविधान में संशोधन हुए बहुत सारे। 42वां संशोधन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौर में किया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हम लोग। पूरे संविधान को चेंज किया उन्होंने।
उसके बाद 44th अमेंडमेंट हुआ, मेजर अमेंडमेंट, जो बात की सरकार थी मोरारजी वाली, उसने किया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब मोरारजी की सरकार ने अमेंडमेंट्स को रिवर्स किया 44th अमेंडमेंट से, तो इनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। राज्यसभा में वो संशोधन तभी हो सकता था जब कांग्रेस भी एक्सेप्ट करे उन्हें, और कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, 5 को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो 5 अमेंडमेंट्स नहीं के नहीं हो पाए, उनको छोड़ के बाकी अमेंडमेंट्स हुए। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये भी एक दौर है कि जब विपक्ष के लोग सरकार की बातों में कुछ चीज़ों को कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर नेहरू जी अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह बहुत अच्छी दोस्ती में साथ में बातें करते हुए दिखते थे, वो कल्चर हमारे देश में तो रही है और होनी चाहिए ऐसी कल्चर, हमेशा अभी भी तो चाहिए। है, बट आई डोंट नो, मतलब उस टाइम को हम रोमांटिसाइज करते हैं जी, जो टाइम बीत गया, जो इमोशनल आप कह रहे हैं, हम लोग नेचर हमारी ऐसी कि हम जैसे आप अपने पेरेंट्स को ही देख लीजिए, दे मस्ट हैव सीन सो मच ऑफ ट्रॉमा पार्टीशन के टाइम पर, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते होंगे, ज़्यादा उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, ट्रॉमा के बारे में नहीं कहेंगे, they'll talk about the good times। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल सोशल चॉइसेस आज तक उससे डिसाइड होती हैं। हाँ, पर अपने बच्चों को वो अगलीनेस ऑफ ट्रॉमा नहीं बताएंगे। जैसे इजराइल में जो है वो ट्रॉमा को बार बार रिपीट करते हैं। जो भी उनका ट्रॉमा हुआ है वो, इनफैक्ट आई हैव मेट पीपल जो वो कपड़े पहनते हैं जो उनके परदादा ने पहने होंगे या जो भी, टू रिमाइंड देमसेल्व्स ऑफ दैट पीरियड। हमारी कल्चर में ये अच्छी बात है कि हम भूल जाते हैं। हाँ। और भूलना बहुत बड़ा वरदान है। नहीं भूलने से हम हमेशा तनाव में रहते हैं। भूलने की क्षमता बहुत ज़रूरी है। तो जो आप कह रहे हैं कि जो नरसिम्हा राव और वाजपेयी जी के साथ जो उनका जो एक दूसरे के साथ बात करते थे, वो दे वुड शेयर अ मील टुगेदर आल्सो समटाइम्स, वो सब होता था और वो आजकल नहीं है। पर मैंने आजकल भी देखा, आजकल नहीं है, आजकल बिटरनेस है। बॉडी लैंग्वेज में उतना सहजता नजर नहीं आती है, ना यहाँ से आती ना वहाँ से आती है। और मुझे लगता है कि जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अभी देखा आपने, नवीन पटनायक लंबे समय तक सीएम रहे, अब सीएम के पद से हटे, नई सरकार बनी, उन्हीं को हरा के बनी, उनको बुलाया गया, वो गए, कितने प्यार से बात की। भाई ताकत में आने का तरीका है तो ताकत छोड़ने का भी तो तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए उसका भी। वो तो एक नवीन पटनायक की पर्सनालिटी भी है। पर्सनालिटी मतलब मुझे लगता है कि इंडिविजुअल्स भी जो लोग हैं ना, उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उनको देख के लोग अच्छा महसूस करें कि हाँ दुश्मनी नहीं है, संघर्ष है, स्ट्रगल है। दुश्मनी किस बात की है? लेकिन देयर इज आल्सो दिस थिंग कि एक जो इंट्रेंच्ड पॉलिटिकल क्लास है वो हमेशा मोदी अमित शाह को एक आउटसाइडर के नज़र से देखता है कि ये जो दो लोग हैं जो गुजरात से आए हैं, वो अपने आप को समझते क्या हैं जो आकर यहाँ पे बैठ गए हैं। यू नो देयर इज अ मेंटालिटी आल्सो। होगा ही होगा किसी भी संगठन में। देखिए एक समय के बाद जो सफल संगठन है, चाहे कंपनी हो चाहे पार्टी हो, उसकी ज़्यादा कंपटीशन बाहर से ना हो के अंदर होता है। अगर आप बहुत सफल हैं तो जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं कंपटीशन बाहर से, जब स्ट्रगल के टॉप पे आ गए, सफल हो गए, तो स्ट्रगल अंदर आ जाती है, बाहर से कम रहती है। मुझे बीजेपी का अंदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं पता, ना मैंने कभी इंटरेस्ट लिया इस चीज़ में, लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक कंपनी चलाता हूँ, उसमें भी 2000 लोग काम करते हैं। हर स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रगल चलती रहती हैं। तो निश्चित सी बात है कि अगर उस पार्टी के सबसे बड़े 2 लोग एक राज्य से आए हैं, गुजरात से आए हैं, तो ऐसी कई मीटिंग शाम को होती होंगी कई घरों में कि यार ये 2 लोग क्यों इतने प्रभावी हैं, हम क्यों पीछे रह गए, उत्तर प्रदेश क्यों पीछे है, बिहार क्यों पीछे, सब होता ही होगा, सामान्य सी बात है। मतलब जैसे उसमें यूपीएससी से भी आप देख लीजिए, तो जैसे लेट मी जस्ट टेक से यूपी काडर, ठीक है, तो वो यूपी काडर के एक तिवारी जी होंगे जिनकी शादी हो गई, एक द्विवेदी जी से हो गई, उनकी बेटी से हो गई, फिर उनके बच्चे हो गए, दे आर ऑल्सो इन आईपीएस आईएएस, वो किसी और काडर के हैं, बिहार काडर के हैं, और वो बिहार काडर कोई अरुणाचल काडर का है, दानिक्स का है, वो मतलब इट इज़ एन एंट्रेंच्ड कल्चर। उसमें कास्ट भी आ जाता है, उसमें काडर भी आ जाता है, और उनका बन जाता है एक गुट। और जब कोई बाहर से आता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, बाहर से थोड़ा ना मोदी जी हैं, तो पार्टी संगठन में ही थे लंबे समय तक। और गुजरात भी तो भारत का हिस्सा ही है। पर उन्हें स्टेट भेज दिया था।
नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर 2014 के इलेक्शन से पहले जब राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष भी थे, अगर इलेक्शन से 8 महीने पहले तय हुआ कि उनके नाम पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, इसका मतलब है कि पार्टी को ये भरोसा होगा कि उनके नाम पे जीत पाएंगे, वरना ये फैसला कैसे होता। पार्टी की कार्य समिति की बैठक में जब ये फैसला हुआ, और सर्वसम्मति से फैसले होते हैं वहाँ तो सीधी सी बात है कि सबने महसूस किया होगा कि अगर पावर में आना है तो एक नाम चाहिए, और नाम इनका बड़ा इस समय है, वही हुआ होगा। हो सकता है उस समय लोगों को ये लगा हो, जैसे जब इंदिरा गांधी पीएम बनी पहली बार, तो कहते हैं कि सिंडिकेट को या कामराज साहब को लगता था कि गूंगी गुड़िया है, इसको तो हम मैनेज कर लेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो कि इनको मैनेज कर लेंगे, पर ऐसे पीएम बन के कहाँ कोई आराम से मैनेज होता है। तो सीधी सी बात है, वो चाहेंगे कि जैसे वो नरसिम्हा राव जब बने थे उस वक्त भी कहा कि मैनेज कर लेंगे, ये होता ही है। लेकिन वो तब चलता है जब पूरा समर्थन ना हो, जनता ने उनके नाम पे वोट ना, जैसे इंद्र कुमार गुजराल पीएम थे पर वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, मनमोहन सिंह कंट्रोल नहीं कर सकते थे क्योंकि जनता ने उनके नाम पे वोट नहीं दिया था। लेकिन जब जनता एक नाम पे वोट दे रही है, आप उसे कैसे पीछे कर देंगे। पर सर मनमोहन सिंह का जो सेकंड टर्म था ना, वो उनके नाम से जीता गया था। आप नहीं मानते? नो, वो यूपीए की बात थी। ये था कि मनमोहन सिंह का एक्सेप्टेंस बढ़ गया था 5 साल के बाद, ये था कि हम वो संभाल लेंगे। लेकिन इस बात का सबको एहसास था कि जो अंतिम निर्णय है वो उनका नहीं होता है, तो जनता उनके नाम पे वोट दे रही थी। मैं एग्री नहीं करता नहीं? इस बात से कि यूपीए 2 जो है वो यूपीए 2 है, मनमोहन 2 नहीं है। मनमोहन 2 नहीं है, ये मोदी 3 है, वो यूपीए 2 था। अच्छा, इस बार भी आप समझते हैं कि ये मोदी 3 है? यस, इट इज नॉट एनडीए 3। नहीं वो तो ठीक है, समर्थन नंबर्स के हिसाब से तो एनडीए ही है, पर वोट मोदी के नाम पे गिरा है। हाँ, जो 240 सीटें आई हैं, और ऐसा वोट कोई कम में नहीं हुआ है। हाँ। अगर आप 19 में देखेंगे तो 37.6% शायद वोट थे इनके बीजेपी के। तो रीजनल पार्टीज का आप क्या कहते हैं कि इस साल 36%, हाँ, 0.8% ही कम हुआ है। 0.8%, ऐसा कम भी नहीं है। रीजनल पार्टीज भी पर्सनालिटी बेस्ड जो पार्टीज, पावर फैमिली बेस्ड जो सिस्टम है उनका, क्या आप सोचते हैं कि देयर विल बी अ टाइम कि रिबेलियन हो जाएगा, ये फैमिली बेस्ड नहीं होगा, जैसे शिवसेना के साथ जो हुआ कि फैमिली नहीं देखना आपने, मतलब कि शिंदे हैज़ कम अप कि हाँ आप ये नहीं समझ सकते कि आप बाल ठाकरे से उद्धव, उद्धव से आदित्य, ऐसे नहीं होगा। लेकिन इट हैपेंड, सिंपैथी फैक्टर काम कर गई कि आप उत्तराधिकारी जो हैं वो दादा से बेटा, बेटा से उसका बेटा, ऐसे चल रहा है जी। हमारा समाज जो है वो अभी लोकतंत्र के मूल्यों को डाइजेस्ट कर नहीं पाया है। हमारा सिस्टम डेमोक्रेसी है, थॉट प्रोसेस मोनार्की वाला है। वाह। तो हमें बहुत जेन्युइन लगता है कि बाप की सत्ता बेटे को मिलनी चाहिए, बेटा नहीं है तो बेटी को मिलनी चाहिए, नहीं तो बेटे को मिलनी चाहिए। अगर इंदिरा गांधी का भाई होता तो क्या होता इस देश में। इंदिरा गांधी का भाई नहीं था इसलिए वो पीएम थी, कोई भाई होता तो देश कभी एक्सेप्ट नहीं करता। तो कल्चरल नॉर्म्स अलग होते हैं। हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि सत्ता बेटे को, और ये जिसको हम बोलते हैं नेपो किड बोल दिया या राहुल गांधी वंशवाद, ये सब बेकार की बातें इसलिए हैं। हम हर जगह वंशवादी हैं। फिल्मों में एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, उनके बच्चे वही बनते हैं, वकीलों के बच्चे वकील बनते हैं, जजेस के बच्चे जज बनते हैं। IAS IPS में एग्ज़ाम होता है, उसके बाद भी कोशिश होती है कि बच्चे IAS IPS बन जाएं। हर फील्ड में पॉलिटिशियंस के बच्चे पॉलिटिशियंस बनते हैं। जब हर फील्ड में पेरेंट्स से बच्चे सीखते हैं, प्रोफेसर्स के बच्चे प्रोफेसर्स बनते हैं, और ये बहुत मेजर है। और आप एक ही फील्ड के पीछे पड़ जाएं पॉलिटिक्स में ही। ये चौधरी देवीलाल से पूछा गया था कि आप चौटाला मतलब अपने बेटे को क्यों है, कि तो पत्रकार को बोला कि मैं अपने बेटे को नहीं करूंगा तो थारे बेटे को करूंगा। वो भी है। इसमें एक पक्ष ये भी है कि मतलब जिसको महात्मा गांधी की भाषा में कहूँ तो जो बच्चा अपने परिवार के परिवेश में सीखता है उसकी भी तो वैल्यू है। मैं सोचता हूँ कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स पॉलिटिक्स में हैं तो उसने बचपन से पॉलिटिकल माहौल को जो सीखा होगा वो कोई दूसरा बच्चा बहुत आराम से कैसे सीखेगा। इसलिए थोड़ी सी एडवांटेज उस बच्चे को मिलती है, हर इंडस्ट्री में मिलती है। जो IAS का बच्चा IAS बनता है उसको पहले से बहुत चीज़ें पता होती हैं जो बाकी बच्चों को नहीं पता होती हैं, वहाँ जाके सीखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होते रहना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए खारिज कर देना
कि उसके पिता ने कुछ किया है या माँ ने कुछ किया है, ये भी ठीक बात नहीं है। तो फिर वो बच्चे पॉलिटिक्स में जाएं क्यों, जब पता है कि इतने फायर वॉल्स हैं कि मैं उस मकाम पे पहुंच नहीं सकता क्योंकि वो फायर वॉल है। मतलब जो पार्टी का नेता, फाइनल नेता तो वही बनेगा जो। देखिए, भारत की पॉलिटिक्स में आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, जो टॉप 2 लोग होंगे या तो वो एक परिवार के होंगे या बहुत गहरे दोस्त होंगे, तीसरा ऑप्शन नहीं है। कारण ये है कि जब हम पावर में होते हैं, टॉप पे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे पता है कि पार्टी का हेड अगर मेरा बहुत क्लोज नहीं है तो मैं हमेशा खतरे में रहूँगा। तो क्या होगा कि एक ही घर के 2 लोग, हस्बैंड मुख्यमंत्री है, वाइफ पार्टी के अध्यक्ष है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी हो जाए ये धोखा नहीं देगी मुझे, उसको भी भरोसा है कि ये धोखा नहीं देगा। या बाप सीएम है, बेटा पार्टी अध्यक्ष है, वो चल जाएगा। कहीं कहीं परिवार का सिस्टम नहीं चल पाता है, जैसे मोदी जी हैं, वो परिवार उस तरह से उनके पास नहीं है। असुरक्षा उनको भी है। अगर पार्टी का अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बन गया जो उनके खिलाफ है, हाँ, तो सारी एनर्जी वहीं खर्च हो जाएगी। तो उन्हें पार्टी का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। और आरएसएस वो भी एक एंगल है, एक एंगल वो भी हो सकता है। तो वो अमित शाह हो सकते हैं, नड्डा जी हो सकते हैं, जिन पे बहुत भरोसा होगा। अरविंद केजरीवाल फैमिली बेस्ड पार्टी वाले आदमी नहीं है, हाँ, तो उनको मनीष सिसोदिया चाहिए जिस पर आंख बंद कर भरोसा कर लें। ये जो आंदोलन से जो निकले, वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं पॉलिटिक्स में, हाँ, या कंपनीज के, जो उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे है, उसको नंबर 2 पे हमेशा वो व्यक्ति चाहिए जो जिस पर आंख बंद करके भरोसा हो सकता है। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि इस देश में 2 ही वाद हैं, या परिवारवाद या यारवाद। उसके बिना काम नहीं चलेगा, चल भी नहीं सकता ना। हाँ। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरी पार्टी का अध्यक्ष मेरे खिलाफ कोई है, मैं कैसे काम करूँगा? तो बस इतना ही अंतर है कि कहीं वंश के नाम पे चलेगा, कहीं दोस्ती के नाम पे चलेगा, पर चलेगा वही व्यक्ति जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं ये लॉयल्टीज एंड ओवर एम्फसाइज्ड वर्ड। आजकल तो लॉयल्टी कोई चीज होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? कि 2 साल में नौकरी बदल दी, कहीं और चले गए। वो नौकरी वालों की बात हो रही है। हाँ। जो टॉप पोजीशंस पे लोग हैं उनकी हाँ। लॉयल्टी हमेशा दिखेगी। और इसलिए आप देखेंगे कॉर्पोरेट्स में जब कोई टॉप लेवल पे छोड़ता है, 7 लोग 10 लोग साथ में छोड़ते हैं। हाँ। पूरी टीम छोड़ती है, क्योंकि वो लॉयल हैं बहुत ज़्यादा, एक दूसरे पर भरोसा है। मीडिया में तो खूब मैंने सुना ऐसा होता है कि एक बड़ा एंकर किसी चैनल पे गया, साथ में 10 की टीम और आती है। हाँ। तो वो जो लॉयल्टी है, वो लॉयल्टी कंपनी को लेके शायद नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट में अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है कि हाँ। मालिक को उन्हें पता ही नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हाँ। कोई मालिक ही नहीं है। हाँ। बोर्ड में बैठते हैं, सिर्फ बोर्ड में बैठते हैं। हाँ। लेकिन वो जितने भी उसमें गुट हैं, हर गुट का जो नेता है उसके लॉयल कुछ लोग हैं। उनमें से एक को आप टच करेंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे और वो एक साथ कहीं जाएंगे। ये तो कॉर्पोरेट में भी है। हाँ, तो लॉयल्टी इज नॉट ओवररेटेड। नो, इट इज अ नेसेसिटी। अगर आपको किसी भी संगठन में नंबर 2 पे जाना है, हाँ, लॉयल्टी इज द बेसिक क्राइटेरिया। और लॉयल्टी में ब्लाइंडनेस चाहिए, मतलब कि आप जो नेता है, जो बिल्कुल टॉप पे हैं, उनके आप फॉल्ट्स, फ्लॉज, उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके या तो नजरअंदाज करें या इस तरह से बताएं जिस तरह से वो सुनना चाहता है, और भरोसा और बढ़ता हो उस बात। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ भाषण देने में नहीं, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए आप इस कंपनी में, मेरा ख्याल है कि आप इसके मालिक हैं, MD हैं। हाँ। आप कोई ऐसा डिसीजन लें जो उतना ठीक नहीं है, आप कुछ भी कर लें या मैं कुछ भी कर लूँ, आप अपने आसपास ऐसे लोग चाहेंगे जो लॉयल हों और जिनसे आप बात आराम से कर सकती हूँ। ऐसा मैं भी फील करता हूँ। अब मेरे साथ जो मेरी मेन टीम में 7-8 लोग हैं, वो सीनियर मोस्ट लेवल पे हैं हमारी कंपनी में। उन सबसे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। हम रोज़ बैठते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं। पर जितना वो नीचे देख पा रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कनेक्शन तो कम है। मान लीजिए एक दिन कोई फैसला करना है, मैंने एक फैसला किया जो कि गलत हो गया है। अब उन सबको चिंता भी है कि गलती हो रही है, ये भी पता है कि वो नहीं बताएंगे तो कोई और नहीं बताएगा। तो उनमें से जो हेड होगा उन सबका, सीनियर या कोई और, फिर मुझे मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे कि सर एक थोड़ी सी बात करनी है।
तो मैं पूछूंगा बताओ क्या बात है, सर मिलना है। तो मिलेंगे, तो सर साथ में सैर कर लें, हाँ साथ में सैर कर लेते हैं, या ड्राइव पे चलते हैं, क्योंकि ड्राइव और सैर में नज़र नहीं मिलती है। साथ बैठे हैं, नज़र नहीं मिल रही है, नज़र मिला के बात करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो हमेशा बोलेंगे सर सैर कर लेते हैं या ड्राइव पे चलते हैं। तो ड्राइव पे हम जा रहे हैं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, साथ में बैठ रहा है। अब जब वो कहेगी सर कल जो मीटिंग हुई सब चीज़ें बढ़िया रही, लेकिन एक बात को लेकर थोड़ी सी दुविधा मन में आ रही थी, मुझे लगा पूछ लूँ आपसे। वो ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किया, पूछ लूँ आपसे, और मुझे समझ जाना है कि कोई गलती हुई है, पूछ लूँ वरना कोई पूछेगा भी नहीं। तो अब मैं उस मोड में आ गया हूँ कि शायद कोई गलती हुई है, पूछ रहा हूँ बताओ। तो सर ये जो चीज़ हुई थी ना, अगर ये ऐसे होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। इतना मुझे भी लिबरल होना पड़ेगा कि जैसी बात सही लग रही है मैं एक्सेप्ट करूँ उस बात को, रिसेप्टिव होना, और मैं कहूँ कि यार एकदम सही बात है, मेरे दिमाग में नहीं है ये बात। क्योंकि अगर मैंने कह दी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, अगली बार से वो नहीं बताएगा आपको। आपको भी तो ऐसे लोग चाहिए जो बता सकें कि आप कहाँ गलत हैं, बिना थ्रेट बने। हाँ, वो खतरा नहीं बन रहा, लेकिन वो बता रहा है कि क्या गलती हुई है। ये लीडरशिप स्किल है, यही लीडरशिप है। आप इतने रिसेप्टिव रहें और आप तुरंत एडमिट करें। मतलब मैं तो खुद को ठीक मानता हूँ। 7 दिन पहले क्या हुआ कि हम 3 लोग बैठे हुए थे, मैं, हमारे डेप्यूटी CEO और हमारी एक VP है कंपनी में। एक मामले में फैसला लेना था, मैंने फैसला ले लिया। मैंने कहा आप ये मेल बना के भिजवा दो। मेल का ड्राफ्ट मेरे पास आया, मैंने अप्रूव भी कर दिया। मैंने कहा भेज दो मेल। थोड़ा टफ डिसीजन था। मैं ये कह के घर भी आ गया अपने। उसके बाद डेप्यूटी CEO ने मैसेज किया कि सर थोड़ी बात करनी है। तो मैंने कहा अर्जेंट है? बोला नहीं सर कल बात कर लेंगे। मैंने ठीक है। मैं नेक्स्ट डे गया, फिर वो मेरे पास आके बोल रहा है कि सर आपने जो कल मेल भेजने को कहा था हमने भेजा नहीं है, रोक लिया सिर्फ पूछने के लिए कि क्या मेल भेजने से पहले एक बार फ़ोन पे बात करके थोड़ा समझा देना ठीक नहीं होगा उनको। नहीं सॉरी, उन्होंने ये बात मुझे फ़ोन पे कही, कॉन्फ्रेंस कॉल पे कही। और मुझे लगा कि इतनी छोटी सी बात मुझे क्यों नहीं समझ में आई। तो मैं जो करता हूँ, हम तीनों का एक ग्रुप है, मैंने उस ग्रुप पे लिखा तुरंत मैसेज, उन दोनों का नाम लिखा X and Y, कि आप लोगों ने बहुत सही सलाह दी, मैंने सोच पाया था, और आपका धर्म है जहाँ जहाँ मैं गलती करूँ टोकते रहें, समझाते रहें। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। अगर मैं रिसेप्टिव हूँ तो वो अगली बार सुझाव देंगे, नहीं है तो कोई क्यों देगा। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्योंकि वो ये बात कड़वाहट से भी कह सकते थे। बिना कड़वाहट के अपने बॉस को समझा पाना, और बॉस रिसेप्टिव हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये पॉलिटिक्स में भी है, हर जगह है, जहाँ जहाँ पावर है हर जगह है, फैमिली में भी है। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.